प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र रघुवंशम का जो प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है, उसी से हम श्लोकों की व्याख्या के कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि रघुवंशम के प्रथम सर्ग के नायक महाराज दिलीप हैं और राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों ही अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। इसी प्रसंग में श्लोक संख्या 41। देखिए विद्यार्थियों, श्रेणी बंदात वितन्वद्भिः अस्तंभाम तोरण सृजम सारसैः कल निर्रादैः क्वचित उन्मिताननौ। विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों रथ पर बैठकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो आकाश में उड़ते हुए सुंदर हंसों को राजा और रानी के द्वारा देखे जाने का वर्णन श्लोक में किया है कि कहीं कहीं सारस पक्षियों की जो पंक्ति है, आकाश में उड़ रहे हैं सारस पक्षी और उनकी पंक्ति जो है वो सुंदर शब्द कर रही है। सुंदर शब्द करते हुए आकाश में सारस की पंक्ति उड़ती चली जा रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि मानो सारस की पंक्तियाँ बिना खंबे की बंदरवाड़ है। बिना खंबे की क्या है? पुष्पों की माला, यानी बाहर के द्वार पर लटकने वाली पुष्पों की माला हो और उससे आकर्षित होकर राजा और रानी उन्हें देखने के लिए अपना सिर उठा लेते हैं, अर्थात ऊपर की ओर मुख करके उन्हें देखते हैं। तो महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया है, लेकिन एक विशिष्ट कल्पना उन्होंने यहाँ की है कि बाहर के द्वार पर लटकने वाली पुष्पों की माला के समान सारस की पंक्ति को बताया है। विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है और ये जो माला है वो बिना किसी आधार या स्तंभ के लटक रही है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार सिद्ध होता है। अगले श्लोक की ओर हम चलते हैं। श्लोक संख्या 42। पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संशिनः रजोभिः तुर्गोत्कीर्णैः अस्पृष्टालकवेष्टिनौ। विद्यार्थियों, वशिष्ठ के आश्रम की ओर चलने वाले राजा और रानी के लिए उस वन में पवन भी उनकी सहायता कर रही थी, पवन भी अनुकूल हो गई थी। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया है कि जब अनुकूल पवन चलती है तो उससे प्रदर्शित होता है कि मनोरथ जो है वो सफल होने वाला है। तो मनोरथ की सफलता बताने वाला अनुकूल पवन चल रही थी। राजा रानी की जो मार्ग में जाने की दिशा थी, उसी दिशा में पवन चल रही थी और उस हवा से, उस पवन से, उससे उठाई हुई घोड़ों के टाप की जो धूली थी वो उड़ तो रही थी, किंतु वो धूली ना तो राजा दिलीप के साफे या उनके सर की पगड़ी पर पड़ रही थी और न ही रानी सुदक्षिणा के बालों पर ही पड़ रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि पवन तो चल रही थी अनुकूल, लेकिन घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई जो धूली थी वो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा
दोनों को बिना छुए ही निकल रही थी। विद्यार्थियों, बहुत सुंदर श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, भाषा शैली बहुत ही सरल और सरस है, वैदर्भी शैली है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं हम। श्लोक संख्या 43। विद्यार्थियों, सरसीषु अरविंदानाम वीची विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिग्रन्तौ स्वनिः श्वानुकारणेन। प्रस्तुत श्लोक में कि राजा रानी के मार्ग में तालाब भी आया है और वहाँ क्या स्थिति है, तो महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि राजा रानी के मार्ग में जो तालाब आ रहे हैं उनमें कमल खिले हुए हैं और विकसित कमलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। उस सुगंध को प्राप्त करते हुए महर्षि के तपोवन की ओर राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जा रहे हैं। तो क्या कहा है महाकवि कालिदास ने कि लहरों के स्पर्श से सरोवरों के कमलों की सुगंध शीतल थी और उन राजा और रानी के श्वास के समान सुगंधित थी। इस प्रकार की सुगंध को सूंघते हुए वे दोनों चले जा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों कि राजा और रानी दोनों की जो श्वास वायु थी वो खुशबूदार थी और कमलों की जो सुगंध थी वो भी सुगंधित थी। तो इस प्रकार से उस सुगंधित सुगंध को सूंघते हुए राजा और रानी दोनों मार्ग में आगे की ओर चले जा रहे थे। अर्थात उनकी जो श्वास वायु थी वो उन कमलों की सुगंध से और भी सुगंधित हो गई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी शैली है, भाषा सरल और सरस है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी श्लोक व्याख्या का कार्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।